अकॉर्डिंग टू टेक्निकल आरएसआई इस समय बुलिश है आईआरएफसी लिमिटेड, एक्सिस बैंक और आने वाले 6 कंपनीज के अंदर भी। लेकिन ये आरएसआई के अकॉर्डिंग क्या आप अपना डिसीजन लेने चले जाओगे कि भाई आरएसआई मुझे दिख रहा है, यहां पर बता रहे हैं कि आरएसआई आपका बुलिश है। इस तरह से जब भी हम डिसीजन लेते हैं हम सब चीजों को एक तरफ कर देते हैं जो इंपॉर्टेंट है मार्केट में समझने के लिए। आप में से काफी सारे व्यूअर्स का वीडियो देखे भी नहीं, एक कमेंट सबसे पहले आने वाला है कि भाई ये बता कि बढ़ेगा या फिर नहीं बढ़ेगा या गिरेगा, बढ़ेगा या गिरेगा। पिछले कई वीडियोस में देख रहा हूं आप लोगों का ध्यान रहता ही नहीं है, जो बताया गया उस पर सिर्फ यही सवाल है कि भाई बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, बस इतना बता दे। देखो, अगर आप किसी सेक्टोरल कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आईआरएफसी, आरवीएनएल, ये रेलवेज की कंपनीज है, अगर आप यहां पर इन्वेस्ट करने जा रहे हो तो आपको बहुत चीजों की तरफ देखना है अपार्ट फ्रॉम जस्ट रिजल्ट। जो कंपनी कल के दिन अनाउंस करेगी, आईआरएफसी लिमिटेड कल अपने Q3 के रिजल्ट्स अनाउंस करेगा, इसका प्री एनालिसिस अभी हम इस वीडियो के अंदर लेंगे। लेकिन अपार्ट फ्रॉम रिजल्ट्स आपको यह भी देखना है कि सेक्टर कैसा परफॉर्म कर रहा है। जब भी आप सेक्टोरल कंपनीज पर इन्वेस्ट कर रहे हो तो वहां पर पूरा सेक्टर एक साथ चलता है। रेलवेज की मेजॉरिटी में आपको कई वीडियोस दे चुका हूं रेलवेज के ऊपर, आरवीएनएल, इरकॉन, फिरकॉन, जितने भी हैं भर करके, सब पर एक ही चीज आपको मिलेगी मेरे पूरे चैनल पर। चाहे 100 वीडियो देख लो, चाहे 10 वीडियो देख लो, चाहे एक ही देख लेना, कि ये सारे स्टॉक्स एक साथ ही चलते देखने को आपको मिलेंगे। कोई 5% जा रहा है तो भैया अगला भी 5% चल देता उसके पीछे। कोई 30% भाग रहा, भी रेलवेज ने बढ़िया रिटर्न दिया, आरवीएनएल भागा तो सारे उसके पीछे चल दिए, लगभग 90% सभी उसके पीछे चल दिए। तो आपको ये देखना है सेक्टर कैसा काम कर रहे हैं। अब रिजल्ट्स के अलावा आपको क्या देखना है, सेक्टर की जब बात आती है तो पिछले 3 साल से आप लोग भी सुन रहे हो और परेशान भी हो सुन सुन के कि भाई बजट पर फोकस रखो, बजट में क्या आ रहा है। अब बजट से फिर से उम्मीदें हैं 2026 के अंदर, जो अभी आपका 1 फरवरी को बजट आएगा, वहां पर ये क्या देने वाली है इस सेक्टर को। क्या इस बार एलोकेशन बढ़ेगा? क्योंकि जरूरी क्या होता है, मार्केट एक्सपर्ट्स और एनालिस्ट, ब्रोकरेज फर्म्स, रेटिंग हाउसेस, ये क्या करते हैं, बजट आया रेलवेज में क्या करते हैं ये लोग, पहले ही बजट से पहले अपना कह देते भाई इतना मुझको चाहिए एलोकेशन रेलवेज के अंदर, एक्सपेक्टेशन हमारी इतनी है एलोकेशन को लेकर के। बजट आया, वो एलोकेशन जो एक्सपेक्टेशन मार्केट एक्सपर्ट्स, ब्रोकरेज हाउसेस, रेटिंग हाउसेस की तरफ से जो एक्सपेक्टेशन है वो मीटअप नहीं हुई, भैया बेरिश, सब चीजें खराब। पिछले 2 साल से यही हो रहा है रेलवेज के अंदर। अब इस बार का बजट मार्केट एक्सपर्ट से एक्सपेक्टेशन रखी हुई है कि भैया 12% से ऊपर का एलोकेशन पिछले साल के बजट के कंपैरिजन में इस बार आएगा। अब भैया ये मीटअप होती है तो बढ़िया बात है, तो बढ़ेगा, नहीं मीटअप होती तो भैया फिर आप गिरावट के अंदर ही रहोगे। अब जब बात आती है बढ़ेगा की, तो स्टॉक ऐसा नहीं है, कोई भी स्टॉक इस तरह से नहीं होता कि भैया किसी ने आपको कह दिया बढ़ेगा तो भैया दिन रात बढ़ता ही चला जाएगा। एक बार यहां पर देखो, ये है कंपनी के रिजल्ट्स, कंपनी जैसा परफॉर्म करेगी वही उसके चार्ट पर भी दिखेगा। अगर कंपनी ने 2023-22 में बढ़िया काम किया, देखो यहां पर पॉजिटिव ग्रोथ, पॉजिटिव ग्रोथ, पॉजिटिव ग्रोथ, 2022, 23, 24 के अंदर भी कंपनी भैया अपने आप को अगर खराब कर देगी, फ्लैट ग्रोथ, लगातार ग्रोथ, नीचे आता चला गया 0.4, 3.83, 2.21 और फिर तो कंपनी ने माइनस ही दे दिया। इस तरह से अगर कंपनी काम करेगी तो भैया फिर आपको गिरावट भी मिलेगी। और गिरावट भी ऐसे नहीं आती कि एक रिजल्ट खराब दिया तो भैया धड़ाम करके शेयर गिर गया। कॉन्जिक्यूटिव रिजल्ट्स अगर बुरे आते हैं तो शेयर क्या करता है, शेयर यही करता है जो आईआरएफसी ने किया भी। साल 2025 में इन्वेस्टर्स को कुछ भी नहीं मिला, और हाँ, जो इन्वेस्टर्स टेक्निकल्स पर या न्यूज के आने पर काम करते हैं वो ये छोटे मोटे रिटर्न्स लेकर के जाते हैं। अदरवाइज अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर की भी पोजीशंस मार्केट में टाइम टू टाइम स्क्वेयर ऑफ होती है। अगर कंपनी कॉन्जिक्यूटिवली खराब रिजल्ट्स देगी तो आप वहां पर लॉन्ग टर्म के लिए नहीं रहते हो, वहां पर आपको अपने आप को स्क्वेयर ऑफ करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल अगर आपने टॉप पर एंट्री कर लिया, आप स्क्वेयर ऑफ नहीं कर सकते, नुकसान के अंदर बड़े नुकसान पे हो, तो आपको यह पता होना चाहिए कि ऐसे कौन से क्वार्टर्स आएंगे जहां कंपनी बढ़िया काम करेगी और उसका फायदा मुझे एवरेज करके आसानी से मिल जाएगा, मतलब मैं अपने नुकसान को रिकवर कर लूंगा। उसके लिए जरूरी होता है प्री एनालिसिस ऑफ रिजल्ट्स। वही चीजें हम यहां पर डिस्कस भी करते हैं कि कौन सी कंपनी आने वाले क्वार्टर में क्या परफॉर्म कर सकती है। अभी आपका दिसंबर क्वार्टर आना है, क्वार्टरली रिजल्ट्स का प्री एनालिसिस करने के लिए आपको कंपनी का पास्ट उठाना पड़ता है, क्योंकि भैया फ्यूचर कोई प्रेडिक्ट करके नहीं बैठा कि भैया बढ़ेगा या गिरेगा।
वो सब एनालाइज किया जाता है कंपनी के पास्ट परफॉर्मेंस को देखते हुए। फॉर एग्जांपल दिसंबर 2022 में कंपनी का रेवेन्यू 6218 था, जो कि सितंबर के कंपैरिजन में बढ़िया है। अब आप 2023 में आते हो तो यहां पर भी आप इसी तरह से कंपेयर करते हो 6737, जो कि सितंबर के कंपैरिजन में थोड़ा सा डाउन है 25%, 24 करोड़ के आसपास का। अब आप आते हो 2024 के अंदर, कितना कंपनी ने दिया 6764, जो कि सितंबर के कंपैरिजन में लगभग 130 करोड़ डाउन है। 130 करोड़ कंपनी ने डाउन दिया, यानी कि एक बार ही बस कंपनी ने दिसंबर क्वार्टर सितंबर के कंपैरिजन में बढ़िया दिया है। अब यहां पर आप देख रहे हो कि सितंबर क्वार्टर ऑलरेडी पिछले क्वार्टर से यानी कि जून के क्वार्टर से नीचे है। अब आप देखोगे भाई दिसंबर क्वार्टर अगर कंपनी बुरा ही देने वाली है, क्योंकि 2 साल तो बुरा दिखा रहा है, बस एक बार कंपनी ने बढ़िया दिया था, 2 साल तो बेकार दिखा रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि भैया एक्सपेक्टेशन यहां पर रिजल्ट से भी फीकी है, यानी कि आने वाले क्वार्टर में भी कंपनी शायद कुछ भी ना दे, फिर से नेगेटिव ग्रोथ को ही इंडिकेट यहां पर कर दे। सो जब इस तरह की चीजें आने वाली हैं तो आप उम्मीदें नहीं रखते कि भैया मुझे कुछ बड़ा मिलेगा, फिर आपकी उम्मीदें चली जाती है सेक्टर से, यानी कंपनी से आपने उम्मीदें खो दी। अब आप कोशिश कर रहे हो कि भाई सेक्टर में मुझको कुछ मिल जाए, वो आएगा 1 फरवरी को। 1 फरवरी अगर रेलवेज में एलोकेशन बढ़ता है तो सेक्टर में एलोकेशन बढ़ रहा है, यानी कि आईआरएफसी, आरवीएनएल, आप वहां पर फिर उम्मीद करते हो कि हाँ मुझे इनका फायदा मिलेगा। आपने क्या किया, प्री एनालिसिस किया रिजल्ट्स का, उम्मीद खो दी आपने, भैया यहां कुछ नहीं आने वाला, और नहीं भी आया, मान लो रिजल्ट कल आया और कुछ भी आपको बेकार, फिर से रेवेन्यू ग्रोथ नेगेटिव दिखा, आपने उम्मीदें खो दी। फिर आप उम्मीद करते हो 1 फरवरी से, यहां पर भी आपको कुछ नहीं मिलता तो भैया आपने फिर उम्मीदें खो दी, आप कह रहे हो कि भाई नहीं, ये टाइम ही नहीं है एंट्री करने का। इस तरीके से आप अपने डिसीजन सही तरीके से ले पाते हो, खुद से ले पाते हो, रादर देन कि हमें किसी और से जाकर के पूछना पड़े कि भाई बढ़ेगा या गिरेगा। ये सवाल ही अपने आप में बेकार है। बाकी आपका अपना ओपिनियन है। आई बिलीव कि आपको यहां पर कुछ जानने, समझने, सीखने को मिला होगा। मार्केट में एनालिसिस करो, वही आपके लिए सबसे बढ़िया चीज रहेगी। बाकी आपका अपना ओपिनियन है, ठीक है। यह है कंपनी का ईपीएस, जो कि पिछले काफी टाइम से लगभग 1 साल से फ्लैट है, बहुत मिनिमल राइज है, बहुत मिनिमल, 4.98, 5, 4.97, 5.1, 5.23, बहुत स्लो राइज है। आपको ये राइज चाहिए होता है स्टीप राइज। अगर इस तरह से स्लो राइज मिलेगा, बीच बीच में थोड़ी सी कमी आ जाती है, फिर थोड़ा सा बढ़ जाता है, तो ये एक स्टीप राइज नहीं है। स्टीप राइज के लिए आपको चाहिए होते हैं कंपनी के रिवेन्यूज, जो कंपनी ने 1 साल में नहीं दिए, अभी देखा भी आप लोगों ने, तो वो चीज चाहिए थी ताकि आपका ईपीएस बढ़े, क्योंकि ईपीएस बढ़ेगा तो जो आपका प्राइस टू बुक रेशियो या बाकी के 2 रेशियोज आपके हैं, पी रेशियो एंड ऑल, वो आपके नीचे आएंगे। और जितना पी और प्राइस टू बुक रेशियो आपका नीचे होता है, उतना ही बेनिफिट आपको चार्ट्स पर भी मिलता है। ये भी आपको देखना जरूरी होता है कि कंपनी अभी फंडामेंटली कितनी स्ट्रांग है। फंडामेंटली स्ट्रांग होने का मतलब ये नहीं होता कि मार्केट कैप बढ़िया है, कंपनी के होल्डिंग पैटर्न बढ़िया है, ये आपने देख लिया, ओ कंपनी प्रॉफिट में आ रही है, ओ कंपनी बढ़िया। सिर्फ और सिर्फ यही फंडामेंटल नहीं होते, ये रेशियोज भी फंडामेंटल का पार्ट होते हैं। इसके लिए एक प्रॉपर वीडियो मैंने अपने दूसरे यूट्यूब चैनल पर डिस्कस कर रखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर देखना। तो जब भी आपसे कोई पूछे या आप किसी से पूछने जाओ कि भाई रेलवेज बढ़ेगा, आईआरएफसी बढ़ेगा, आरवीएनएल बढ़ेगा, तो पहले खुद से इन सवालों के जवाब आप निकालो, तब किसी और से जाकर के पूछो, और फिर जो वो बताता है वो फिर आकर के इवैल्यूएट करो कि भाई मुझे सामने वाले ने सही बताया या गलत बताया। एमएफआई 37.8 का है, 50.5 का आपका आरएसआई है, टेक्निकल्स न्यूट्रल है, और ये आर्टिकल्स क्या कह रहे हैं कि भैया टेक्निकल्स तो बुलिश है, आरएसआई तो बुलिश है, अपस्विंग दिखा रहा है, जबकि टेक्निकल आपके न्यूट्रल है, बुलिश नहीं है। म्यूचुअल फंड ने सेलिंग करी है दिसंबर के महीने में, कोटक आर्बिट्रेज फंड इन्होंने बाइंग करी, 41% क्वांटिटी ऐड करी है, 20,14,000 क्वांटिटी इन्होंने ऐड करी। ग्रो निफ्टी ने भी 8% क्वांटिटी ऐड करी है, 1.5 लाख क्वांटिटी इन्होंने ऐड करी है। ओवरऑल म्यूचुअल फंड ने सेलिंग करी है दिसंबर के महीने में। और ये है चार्ट पैटर्न, सब्सक्राइब जरूर कर देना, आई एम NISM 7 सर्टिफाइड, शर्माया मत करो सब्सक्राइब करने से पहले। ये है आपका चार्ट पैटर्न। लास्ट में जो हमने लास्ट वीडियो लिया था आपके IRFC लिमिटेड का, वो दिसंबर से पहले लिया था, यहां पर
जब स्टॉक अराउंड इन लेवल्स के पास था, लगभग 118 पर, ठीक है, उसके वहां पर हमने डिस्कस किया था 112, 112 एंड 116। ये था आपका लास्ट वीडियो। अगर आप चाहो तो यहां पर देख भी सकते हो स्क्रीन पर, ये वाला लास्ट वीडियो था। यहां पर आपको 116 नजर आ जाएगा इधर, और ये 112 लिखा हुआ इधर, ठीक है। ये दो आपके इंपॉर्टेंट बेसिस थे वहां पे। सो इन दोनों बेसिस के पास स्टॉक आया भी, वहां से आपको रिकवरी दिखी, बड़ा ब्रेकआउट भी मिला। लेकिन अभी की जो सिचुएशन है स्टॉक के अंदर, वहां पर 129 129 आपका इंपॉर्टेंट रिजेक्शन जोन है, और जो आपका बेस लाइन है 118 118, ये आपका बेस लाइन है। लास्ट सेशन के अंदर सेलिंग बहुत ज्यादा आई है, तो थोड़ा सा यहां पर कॉशियस रहना। 129 का आपका रिजेक्शन लेवल है, अगर इसको ब्रेक करने जाता भी है तो मिड टर्म के अंदर आपका 138 नेक्स्ट रेस्ट्रिक्शन यानी कि रिजेक्शन जोन है। तो ये कंडीशन इस समय आईआरएफसी लिमिटेड की। ब्रेकआउट्स, बड़ी रैलीज के लिए जो आप पूछते हो कि भाई बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, उसके लिए कंपनी के फाइनेंशियल्स कॉन्जिक्यूटिवली बढ़िया होने जरूरी है। अगर इस तरह से कंपनी हेल्थ लेगी तो भैया आपकी भी वेल्थ खराब होगी। आई होप कि इस वीडियो में आपको कुछ नया जानने और सीखने को मिला होगा। सब्सक्राइब करते हुए शर्माया मत करो। मिलता अगले वीडियो में।